हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 दिसंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो कुछ ज़्यादा आर्टिकल आज नहीं थे, जो थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे। सिर्फ हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स में भी हमने शामिल किया है। फिर भी देख लेते हैं पीआईबी एनालिसिस में आज का पहला आर्टिकल, प्रधानमंत्री युवा मेंटोरशिप स्कीम। आप सभी ने सुना होगा, प्रधानमंत्री युवा मेंटोरशिप स्कीम। इसके तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ने 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा युवा यानी यंग लोगों में लिटरेचर को पॉपुलर करने के लिए प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप स्कीम लॉन्च की गई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा कुछ समय पहले ही ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर युवा मेंटरशिप स्कीम लॉन्च कर दी। उसके तहत 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाना था। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे ये डिसाइड करेगा नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि प्राइम मिनिस्टर युवा मेंटरशिप स्कीम का क्या है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। नेशनल बुक ट्रस्ट ने क्या किया, ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट रन किया, जिसका थीम था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर जो है आपको आर्टिकल पब्लिश करने थे। इन आर्टिकल पब्लिश करने में 30 वर्ष से नीचे आयु के यंग लोगों को चुना जाना था और टोटल स्ट्रेंथ होनी थी 75। तो 75 ऑथर्स को सिलेक्ट कर दिया गया प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत। इन 75 ऑथर्स में से 38 मेल हैं, 37 फीमेल हैं, मतलब लगभग इक्वल जो है रेशियो रखा है। 38 मेल हो गए, 37 फीमेल हो गए। उसके बाद सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बचता है कि 15 वर्ष से नीचे के भी 2 ऑथर हैं और उनका नंबर कितना है, 2। तो देखिए, 15 वर्ष से नीचे आयु के भी 2 ऑथर्स को सिलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत। तो जितने भी लोग सिलेक्ट किए गए हैं 75, इनको 6 मंथ का मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। 6 महीने इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप यहाँ देख लीजिए, जो ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ है नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया पर, ये 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक किया गया है माई GOV प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। 16,000 से ज़्यादा लोगों ने 22 भाषाओं और इंग्लिश में खुद को शामिल किया। 16,000 से ज़्यादा लोगों ने, 16,000 में से चुने कितने गए, 75। जितने भी मेंटोर चुने गए हैं 75 मेंटोर, उनको अगले 6 महीने की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, पर मंथ 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी, 50,000। याद रखिएगा, ये स्कीम का कंपोनेंट है। 50,000 की स्कॉलरशिप जाएगी और जब उन ऑथर्स की कोई भी बुक पब्लिश होगी तो 10% रॉयल्टी भी दी जाएगी और उन बुक को पब्लिश करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा खर्चा बेयर करेगा, लेकिन 10% रॉयल्टी इनको देगा, यानी 90% इनकम अपना रखेगा। प्राइम मिनिस्टर युवा मेंटरशिप स्कीम, प्राइम मिनिस्टर युवा, युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। प्राइम मिनिस्टर युवा मेंटरशिप स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जून 2021 में लॉन्च की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसमें 30 वर्ष से कम आयु के 75 जो राइटर्स थे उनको सेलेक्ट करना था और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया। अगला आर्टिकल है नीति आयोग। इनके द्वारा चौथा एडिशन रिलीज किया गया है, द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। तो देख लेते हैं किस स्टेट की कैसी रैंक की रही है। नीति आयोग ने चौथा एडिशन रिलीज किया है स्टेट हेल्थ इंडेक्स का 2019-20 के लिए। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। ये जो हेल्दी स्टेट्स या प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट है, इसमें जो स्टेट्स होते हैं रैंक जो या फिर यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस क्या रही है हेल्थ आउटकम्स में, उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, जिसको आप स्टेट हेल्थ इंडेक्स कह सकते हैं, 2017 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ में वर्ल्ड बैंक, तो ये 3 संस्थाएं थी जिन्होंने 2017 में इसको लॉन्च किया पहली बार। ये जो हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट है, इसमें 24 इंडिकेटर्स पर जो है स्टेट यूनियन टेरिटरीज का डेवलपमेंट जो है एनालाइज किया जाता है। इसी आधार पर हेल्थ आउटकम्स डिसाइड किए जाते हैं। जो 4th एडिशन है, इसमें 2018-19 से लेके 19-20 के बीच में हेल्थ परफॉर्मेंस कैसी रही है उसका जो है एनालिसिस किया गया है। ये देख लीजिए, ताकि इक्वलिटी को इंश्योर किया जाए, इसके लिए जो राज्य हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लार्ज स्टेट, स्मॉलर स्टेट,
यूनियन टेरिटरीज। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा डेवलप है, अब उसका कंपेयर अगर आप छत्तीसगढ़ से करेंगे तो वैसे भी वो इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में सेम स्टेट्स को सेम कैटेगरी में रखने की कोशिश की गई है। आपको मेन याद रखना है लार्जेस्ट स्टेट में यूपी ने टॉप किया है, असम है सेकंड, तेलंगाना है थर्ड। लार्जेस्ट स्टेट में यूपी ने टॉप किया है, असम है सेकंड, तेलंगाना है थर्ड, आपको याद रखना है। 2019-20 की बात की जाए तो हेल्थ स्टेट इंडेक्स में केरल ने टॉप किया था, तमिलनाडु सेकंड था लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। वहीं स्मॉलर में कौन था? मिजोरम, त्रिपुरा। लेकिन इस बार स्मॉलर में मिजोरम और मेघालय है, बस इतना याद रखिएगा। तो लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में यूपी, असम और तेलंगाना टॉप 3 हैं, किसमें? हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में। और स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में मिजोरम, मेघालय। यूटीज में दिल्ली ने जो है फिर से बढ़िया रैंक बनाई है एज ऑलवेज। नेक्स्ट आर्टिकल है या क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल ही है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। आपको पता ही है एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई गई है डिस्कॉम्स की हालत को, कंडीशन को बेहतर करने के लिए या फिर एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने के लिए। उसमें इस समय असम और मेघालय जो है फ्रंट रनर हैं। देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन्होंने लॉन्च कर दिया है रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ये पावर सेक्टर की स्कीम है, रिफॉर्म और रिजल्ट बेस्ड है। यानी पहले आप रिफॉर्म क्या कर रहे हैं, फिर रिजल्ट क्या आ रहा है उसका, उसके हिसाब से आपको फिनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। यानी अगर डिस्कॉम कोई रिफॉर्म करता है और उसका जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से उनको फिनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी, इसीलिए इसका नाम है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है इसमें मेघालय और असम इस समय फ्रंट रनर हैं। क्यों? इन्होंने ढंग से जो है अपना ऑपरेशनल फिनेंशियल जो रिफॉर्म करना है उसका प्लान बनाया है। ये जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, नोडल एजेंसी कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों हैं, क्योंकि फाइनेंस भी अवेलेबल करवाना है। स्टेट के लिए एक्शन प्लान बनाना है। उसके अलावा ये कहा गया है जो एनर्जी आउटपुट होता है उसमें लॉसेस बहुत होते हैं, तो फीडर लेवल पर फीडर से जितनी एनर्जी निकलती है 2023 तक इसका अकाउंटिंग आपको क्लियर करना है। यानी फीडर से जो एनर्जी निकल रही है 100 के आसपास, वो कितनी परसेंट तक कंज्यूमर को पहुंच रही है। 100% कंज्यूमर को पहुंचनी चाहिए, एक्सेप्ट जो आपके एंटी लॉसेस होते हैं, बाकी चोरी ना होने पाए। 2023 तक ये इंश्योर करना है। बाकी जो हमारा RDSS स्कीम है यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसकी टोटल आउटले कितना है? 3,03,758 करोड़ रुपए। इन 3,03,758 करोड़ रुपए में से सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 97.631 करोड़। कितना? 97,631 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेंगी, कुछ वर्ल्ड बैंक। ये RDSS स्कीम 2020-21 से 2025-26 तक के लिए है, इतना याद रखिएगा। बाकी यहाँ आप पढ़ सकते हैं यूनिक फीचर क्या है। यूनिक फीचर ये है कि स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा इस स्कीम में। मतलब जो RDSS स्कीम है उसमें हर स्टेट के लिए वन साइज फिट्स ऑल का फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। कहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा है, कहीं पर नहीं है। तो RDSS स्कीम में हर स्टेट के लिए स्टेट स्पेसिफिक इशू जो है सॉल्व किए जाएंगे, ना कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल। उसके अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना है, कुसुम स्कीम है, इन सब को कोशिश की जाएगी इसी स्कीम में मर्ज कर दिया जाए। तो ये सारी तो मर्ज की जा रही हैं, कुसुम स्कीम का भी सेगमेंट इसमें कवर किया जा रहा है, बस इतना याद रखिएगा। स्कीम 2025-26 तक चलने वाली है। RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। नोडल एजेंसी देख लीजिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बाकी फर्स्ट फेज में 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने हैं 2023 तक, तो शायद आपका एंटी लॉसेस जो है कर्व हो जाए। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, एंटी लॉसेस को 2024-25 तक 12 से 15% कम करना। कितना? 12 से 15% तक कम करना। उसके अलावा कॉस्ट रेवेन्यू जो गैप है 2024-25 तक जीरो करना है। कॉस्ट कितनी लग रही है, रेवेन्यू कितना आ रहा है,
इस गैप को 0% करना है 2024-25 तक। फिर जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्न करना है। बाकी ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है इसके लिए, और 97,631 करोड़ कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम है। नेक्स्ट आर्टिकल है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, सेकेंड एडिशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको प्रेसिडेंट यानी इसको एड्रेस भी किया है, अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। बहुत छोटा सा आर्टिकल है। सेकेंड हुई है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, मंडी में हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, इससे हिमाचल प्रदेश में 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगभग आएगा। इस 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, साथ ही साथ कुछ की आधारशिला रखी है जो कि 11,000 करोड़ के हैं। ये देख लीजिए, रेणुका जी डैम जो कि गिरी रिवर पर बन रहा है। उसके अलावा धुलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इनका इनॉग्रेशन मतलब किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। बाकी स्वरा कुड्डू, ये तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतना याद रखने वाली बात नहीं है। हाँ, इतना याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि इंडिया का टारगेट था, इंडिया ने INDC इंटरनेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पार्ट है, उसमें इंडिया ने कहा है कि 2030 तक जो टोटल एनर्जी सी यानी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है इंडिया की 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। लेकिन इंडिया ने नवंबर 2021 में ही इसको अचीव कर लिया है, यानी 9 साल पहले ही अचीव कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि अगर महिलाओं की यानी बालिकाओं की एज शादी की 21 वर्ष हो जाए तो उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो पाएगी और प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो है ढंग से इंप्लीमेंट की जा सकेगी। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ जो है इसको अपोज कर रही हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 जनवरी से आपके बच्चों के लिए 15 से जो 18 वर्ष के हैं उनको भी टीका लगना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। अब मैथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें सबका 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 कॉमन ले लीजिए, तो सबका ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा हमारा साथ, विकास, विश्वास, प्रयास। तो कई बार एक अजीब से क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, विच एमंग द फॉलोइंग मंत्रा वॉज नॉट गिवन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज मंडी विजिट। तो प्रयास, विकास ये डाल देंगे और आपको बताना होगा कि इसमें से कौन नहीं था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा जो ये डिलेइंग आइडियोलॉजी है, उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया कि चीज़ों को डिले करने की मतलब कि जो आइडियोलॉजी है उससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कई दशकों तक वेट करना पड़ा है। अटल टनल देख लीजिए, जो अटल सुरंग है 9.2 किलोमीटर की, वो काफ़ी समय बाद बन के तैयार हुई है। वहीं रेणुका जी प्रोजेक्ट 30 वर्षों तक डिले रहा। तो ये दोनों याद रखिएगा, मंडी में है हिमाचल प्रदेश। लास्ट आर्टिकल है आज का, काशी फिल्म फेस्टिवल। 3 दिनों तक ये फिल्म फेस्टिवल हुआ, पहली बार बनारस में ऐसा कोई फिल्म फेस्टिवल हुआ है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ कई सारे जो है आर्टिस्ट, फिलोसोफर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया काशी फिल्म फेस्टिवल में। 3 दिनों तक ये फेस्टिवल चला, पहली बार काशी यानी वाराणसी में ये फेस्टिवल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कानपुर का जो है इसको इनॉग्रेट किया। बीना पनकी, बीना है MP में, पनकी है कानपुर में, तो बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। कानपुर मेट्रो देख लीजिए आप, 9 किलोमीटर थी 2014 में, 18 किलोमीटर थी 2017 में, अब 90 किलोमीटर से ऊपर हो गई लगभग, नाउ एक्सीडेड 90 किलोमीटर। कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2 कॉरिडोर हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने। तो आज आर्टिकल कुछ खास नहीं थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।